नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अंतिम अध्याय, अध्याय 9, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और आज है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। 1 और 2 हमने कवर कर लिया है और आज 3 है। 3 में क्या कवर करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट्स के बारे में, आर्थिक प्रभाव के बारे में। किसके आर्थिक प्रभाव? वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। कि वैश्वीकरण के आर्थिक रूप से क्या क्या प्रभाव हुए हैं वो अपन लोग जानेंगे। और आप लोगों के रिजल्ट में बेहतरीन प्रभाव के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स ने ये कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। बेहतरीन कोर्सेज है जिसमें आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप 24x7, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेगी हर क्लास 1 शॉट की पीडीएफ और वीडियोस एप्लीकेशन पे, और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पर, और आपको कराए जाएंगे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले मॉडल पेपर, जिससे कि आपकी तैयारी जानदार हो जाए, जिंदाबाद हो जाए। और कोई भी विद्यार्थी चूके ना, और लेने के लिए 2 नंबरों पे कॉल करें, टीम को कहें कि सर मैम हमारा कोर्स शुरू कर दीजिए। आप पर बिना कोई आर्थिक प्रभाव पड़े हुए नाम मात्र की फीस में इतनी सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी, और ये सुविधाएं मिलेंगी आपको आपके अपने एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो कोई भी रुके ना, पहले जाकर के डाउनलोड करें, फिर टीम को कॉल करें और कोर्स चालू करवाए, और 100% गारंटी के साथ पूरे में से पूरे राजनीति विज्ञान की गारंटी पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं आर्थिक प्रभावों की या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की। तो जो पहला लेक्चर अपन लोगों ने पढ़ा था उसमें जाना था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण के कारक कौन कौन से, फैक्टर्स ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे में ये जाना था कि जो 3 प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभावों में हमने ये देखा था कि वैश्वीकरण के कारण सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, सरकार की शक्तियां कम हुई हैं या सरकार की शक्तियां ज्यादा हुई हैं, क्या सरकार समाज कल्याण के लिए पहले उतना काम कर पा रही थी, क्या अभी भी कर पा रही है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था सांस्कृतिक प्रभावों के, कल्चरल इंपैक्ट का, कि जो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि जो एक संस्कृति दूसरे को खत्म कर रही है क्या, या ये संस्कृतियों का मिक्सचर हो रहा है जिसको सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहा गया था, तो वो है, तो वो भी हम लोगों ने जान लिया था। और मैंने ये कहा था कि बेटा आर्थिक जो प्रभाव है, इकोनॉमिक जो इंपैक्ट है, ये बड़ा टॉपिक है, डिटेल वाला टॉपिक है, तो इसको तो एक डिटेल लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो वो डिटेल लेक्चर आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं। आर्थिक प्रभाव इकोनॉमिक इंपैक्ट में जानेंगे कि पूरे विश्व पे इसका क्या प्रभाव हुआ है, इससे किनको फायदा हुआ है, किनको नुकसान हुआ है, क्या पूरी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी जो बहस का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। देखिए वैश्वीकरण का जो आर्थिक पहलू है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ना, उसमें उसके बारे में हम सब कुछ नहीं जान सकते, ठीक है, कि इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है, जो एस्पेक्ट है, उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान, हम पूरा डिटेल में नहीं जा सकते। पर जितना जो डिबेट्स अभी चल रही हैं वो डिबेट्स इसी दिशा में एक पहलू है, इसी दिशा में एक संदर्भित है कि साहब आर्थिक जो प्रभाव है वो कैसे हैं, ठीक है या बुरे हैं, वो अपन लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का कमाल दिखाया गया है। और जैसे अपन ने देखा था कि वैश्वीकरण के कारक में फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर कुछ है तो वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की बदौलत ही मतलब गजब का जो ग्लोबलाइजेशन है वो हो पाया है, वैश्वीकरण हो पाया है, और इतनी जो तरक्की या इतना जो आगे का मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है वो टेक्नोलॉजी की ही देन है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। देखो अब आर्थिक जो वैश्वीकरण है इसको हम पूरा नहीं जान सकते, तो इसमें क्या है कि कुछ समस्या है। क्या है? सबसे पहली समस्या तो यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, उसको कैसे डिफाइन करा जाए कि साहब ये जो वाला है ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन देखा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन देखा, पर ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या है, इसमें आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसको परिभाषित करो, डिफाइन करो, तो करो कैसे, डिफाइन करना जरूरी है। जैसे आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, मतलब जब भी हमारे दिमाग में आर्थिक वैश्वीकरण की बात आती है, कभी भी आर्थिक वैश्वीकरण का मुद्दा उठता है, तो हमारा सीधा जो ध्यान है वो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर, और विश्व व्यापार संगठन, ऐसे संगठनों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है।
तो जब भी हम आर्थिक वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, तो हमारा सीधा ध्यान कहां पे जाता है? आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया। ये ऐसे संगठन हैं जो पूरे विश्व में हर देश को लोन देने का काम कर रहे हैं, व्यापार के बीच में समझौते करवाने का काम कर रहे हैं, व्यापार को उदार बनाने का, लिबरल बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो नीतियां अपनाई है, इन्होंने जो नीतियां व्यापार के लिए, इन सब के लिए तय कर रखी है, सीधा हमारा ध्यान उसी पे जाता है। मतलब हमने आर्थिक वैश्वीकरण को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को किससे जोड़ लिया? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी पॉलिसीज है, इनसे अपन लोगों ने जोड़ लिया। मतलब अपन ये समझते हैं जो इनकी नीतियां है, इनकी जो भूमिका है, जो इनका रोल है, वही क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, पर अगर हम एक वैश्वीकरण को इतना छोटा सा समझ ले, आर्थिक वैश्वीकरण को सिर्फ इतना छोटा सा समझ ले कि नहीं भैया बस आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन है, इनकी जो नीतियां है, इनका रोल है, बस यही आर्थिक वैश्वीकरण है, तो ये तो बेटा भेदभाव हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। तो इसलिए इतना छोटा नहीं सोचना है अपन को हमेशा बड़ा सोचना है। तो आर्थिक वैश्वीकरण के लिए फिर अपन इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ और इनका जो रोल है वही रोल होगा? इसमें और भी खिलाड़ी है, जरा रुको, इंतजार करो, अच्छे से टॉपिक को समझो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इन 2-3 संस्थाओं की बात नहीं करनी है। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो अपना खेल दिखाते हैं, तब जाकर करके आर्थिक वैश्वीकरण पूरा होता है। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। देखो, आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें यह ज्यादा देखना जरूरी है कि इसके आर्थिक फायदों का बंटवारा करें। मतलब क्या है? देखो, कोई भी सिस्टम है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें यह देखना जरूरी है कि किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ है। जैसे आज अपन बात करें, लर्न एंड शेयर की बात करते हैं। लर्न एंड शेयर ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो ये सोचता है कि यार इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, अच्छा स्कूलों में भी अच्छा पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, ऑफलाइन में भी ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता दी जाती है, पर हिंदी मीडियम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और इनको ना स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, ना कहीं, तो फिर बोला हिंदी मीडियम पे फोकस करा जाना चाहिए। तो हिंदी मीडियम पे फोकस करा गया, हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छी जो सुविधा है वो देने का काम करा गया। लर्न एंड शेयर का मेन चैनल हो, चाहे आर्ट्स का चैनल हो, है ना। तो इसी प्रकार से हम कोई भी व्यवस्था, कुछ भी होता है ना, तो देखते हैं कि किसको कितना फायदा मिलेगा और किसको कितना नुकसान मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो आर्थिक वैश्वीकरण है, इसमें भी देखना जरूरी है कि इसके फायदों का बंटवारा करें कि किसको कितना फायदा हो रहा है और किसको सबसे कम हो रहा है। तो फायदा और नुकसान देखना जरूरी है। जैसे अपन देखते हैं कि भैया आज ये जो इतना इकोनॉमिक बढ़ चुका है, इतना गजब का व्यवस्था, टेक्नोलॉजी ये हो चुकी है। अब इसमें देखो, जैसे आज उपभोक्ता है, आज उपभोक्ता के पास गजब की चॉइस है बेटा, उपभोक्ता को फायदा हुआ है, ठीक है। आज मोबाइल की शॉप पर जाओ, वो 10 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल दिखा देगा, कपड़ों की दुकान पर जाओ, वो अलग 10-10 ब्रांड के जो कपड़े हैं वो दिखा देगा, जूतों की शॉप पर जाओ वो अलग। तो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता जो है, उनके पास चॉइस, उनके पास वेराइटीज बढ़ी हैं। पर अब इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको इनका बिल्कुल फायदा नहीं मिला है। इन बाहर से इंडस्ट्रीज, बाहर से इन कंपनी, बाहर से इन प्रोडक्ट आने के नुकसान उन लोगों को हुए हैं जो पहले घरों में बैठ करके छोटे मोटे काम किया करते थे, उनका उद्योग पूरा नष्ट हो चुका, खत्म हो चुका है। तो इन वैश्वीकरण का फायदा, चाहे वो आर्थिक हो चाहे कोई सा भी हो, किसको कितना फायदा मिला है, किसको कितना नुकसान मिला है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लास्ट निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जब तक ये बात ध्यान भी रखनी है। देखो, कोई भी चाहे सिस्टम हो, जिसको हम लोग कहते हैं कोई व्यवस्था है, जैसे आज हम कहते हैं लोकतंत्र है हमारे, या कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज हो, उसमें 2 ही गुण हो सकते हैं बेटा, या तो गुड, अच्छा, या बेड, ठीक है। ये 2 ही हो सकते हैं ना। कब आज हम कहें लोकतंत्र में ये तो अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं, और ये व्यक्ति है तो इसमें ये अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं, यही हम लोग कहते हैं। तो किसी भी व्यवस्था में, किसी भी व्यक्ति में या तो अच्छाइयां होंगी या बुराइयां होंगी। अब क्या होगा कि हम किसी सिस्टम को या किसी पर्सन को अच्छा और बुरा कब कहेंगे? जब हम कहेंगे कि भैया वो गुड, अगर गुड ज्यादा है, अच्छे गुण ज्यादा है, 1-2 बुराई है, बैड पॉइंट्स है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है। जैसे आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है, उसमें बुराइयां हैं, ऐसी बात नहीं है कि कमियां नहीं है, फैसले लेट होते हैं,
ठीक है, वोट का सबको पावर नहीं मिल पाती है, यूज नहीं हो पाता है, खूब ऐसे कमियां आप निकाल सकते हो, परंतु देखें उसकी अच्छाइयां देखें और दूसरे सिस्टमों से तुलना करें, राजतंत्र से, तानाशाह से, मिलिट्री शासन से, तो देखते हैं लोकतंत्र सबसे प्रिय है। तो इसलिए क्या करें, लोकतंत्र को हम कैसा सिस्टम कहेंगे, गुड सिस्टम कहेंगे, अच्छा सिस्टम कहेंगे। आज कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक बुराई है, बाकी तो व्यक्ति में अच्छा ही अच्छा है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा व्यक्ति। वैसे वो बात एक अलग है कि जीते जी व्यक्ति को कभी अच्छा कहा नहीं जाता है, ठीक है, सब यही कहते हैं कि बेकार व्यक्ति है, वो तो मर जाता है उस दिन, फिर मुंह से निकलता रहे यार बड़ा ही अच्छा इंसान था, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब अगर किसी भी सिस्टम में, किसी पर्सन में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं, एक दो ही अच्छा ही है, तो फिर आप क्या होगा, यार बुरा व्यक्ति छोड़ना, वो अच्छा है, अरे तो वो एक अच्छा ही है, पर वैसे तो व्यक्ति तो बेकार ही है वो। तो हम अच्छाई और बुराई देखते हैं, अगर अच्छाइयां ज्यादा है वो अच्छा है, बुराई ज्यादा है फिर वो बुरा है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के भी प्रभाव हम देखेंगे कि अच्छे प्रभाव कितने हैं और बुरे प्रभाव कितने हैं। अगर अच्छे प्रभाव ज्यादा है इट्स मीन वैश्वीकरण बहुत अच्छा है, बुरे प्रभाव बहुत ज्यादा है इट्स मीन वैश्वीकरण बहुत बुरा है, गंदा है, ठीक है। यहां पर अब जो आपको तस्वीर दिखाई गई है वो ये दिखाता है कि साहब इधर से भी हाथ मिलाया जा रहा है और इधर से भी हाथ मिलाया जा रहा है, ये इनको टेक्नोलॉजी खरीद ली और इनके पास पैसा आ गया है। इस प्रकार से यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया, वैश्वीकरण का जो नुकसान है वो किसको उठाना पड़ा है, फायदे किस किस को मिले वो बहुत अच्छी बात है, पर नुकसान भी तो देखें। अच्छा तो कवर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और बुराई का पे भी तो ध्यान देना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे आज आप मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति के साथ हैं, अब क्या होगा कि वो अच्छा ही गिनाएंगे कि साहब इसकी अच्छाई, बुराई कोई नहीं गिनाता, कोई भी नहीं गिनाता ना बुराई की, हाँ साहब इसमें बुराई भी, अच्छा ही गिनाएंगे साहब, ये अच्छा ही। आप भी अब अगर किसी के सामने अपने बारे में बोलोगे तो आप भी थोड़ी बोलोगे देखो मेरी ये गलत आदत है, मैं ऐसा करती हूँ, आप भी अच्छा ही गिनाओगे, पर हमेशा अच्छाई पे नहीं बुराई पे भी तो फोकस करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से फायदा कितना है वैश्वीकरण का वो तो नो डाउट डिस्कस करना ही होता है, बट इससे नुकसान किस किस को मिला है, इससे नुकसान किस किस को हुआ वो देखो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कृषि में देख लीजिए, एग्रीकल्चर की चर्चा कर लेते हैं। अब एग्रीकल्चर से क्या हुआ कि जब वैश्वीकरण हुआ तो बाहर से बेहतर टेक्नोलॉजी आई और आए, और अच्छे क्वालिटी के सीड्स मान लीजिए, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स मान लीजिए, और ये सब कुछ मान लीजिए। अब क्या हुआ कि जो किसान उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता था उस किसान की तो स्थिति और भी बुरी हो गई, और भी बुरी हो गई। सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है पर उतनी नहीं मिल पा रही थी जितना कि वो अमीर किसानों को टक्कर दे पाए, तो उनकी स्थिति बुरी हो गई, धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती गई। तो यहां पर देखें तो किसानों पे एक प्रकार से उसका बुरा प्रभाव भी हुआ। अच्छा प्रभाव ये हुआ है कि हमारे उत्पादनों में बढ़िया बढ़ोतरी हुई है, किसान नई टेक्नोलॉजी का, ट्रैक्टरों का इनका इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर थोड़ा जो है टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हम लोगों ने करी है। तो यहाँ पे सुधार और जो बेकार है दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। तो जब भी हम लोग बात आर्थिक वैश्वीकरण की करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जब भी चर्चा करते हैं, तो सीधा सा बात यह है कि जो दुनिया के विभिन्न देश हैं, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है, इकोनॉमिक रूप से जो है ना तेजी आ जाती है, फ्लो जो है आर्थिक प्रवाह है वो बढ़ जाता है। अब इस आर्थिक प्रवाह में हम लोग माने तो माने क्या, फ्लो किस चीज का फ्लो, गुड्स का, सर्विसेज का फ्लो, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ रहा है, पूंजी का जो है, कैपिटल का जो आदान प्रदान है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक प्रवाह है वो दो देशों के और बाकी देशों के बीच में प्रवाह तेजी से होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। जैसा कि अपन ने शुरुआत में ये चर्चा करी थी, शुरुआत के लेक्चर में, कि वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है कि साहब गुड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत काफी समय से हो रहा था। पर चेंज किस में आया है, गति में चेंज आया है। पहले बहुत धीरे हुआ करता था, अब स्पीड बढ़ी है, प्रवाह जो है, फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। वही चीज यहां पे आपको कही जा रही है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। देखिए अब कुछ तो आर्थिक प्रवाह क्या होते हैं, स्वेच्छा से होते हैं। स्वेच्छा का मतलब क्या है, वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ये वाला जो आर्थिक प्रवाह है, ये वाला जो इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है, वो तो स्वेच्छा से हो रहा है, अपनी इच्छा से हो रहा है। और कुछ क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन आ गई, ये जितने भी आपके IMF है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, ये हो गए, या कोई ताकतवर देश है, उनके द्वारा जबरन लादे जाते हैं, वो लादते हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं,
आप लोगों ने कोल्ड वॉर का दौर देखा, ठीक है, किताबों में देखा है ठीक है ना, वैसे तो मैंने भी नहीं देखा, मेरा भी बर्थ 91 के बाद का ही है, तो मैंने भी अपने कोल्ड वॉर का दौर नहीं देखा। और मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा हूँ, ज़्यादा एज नहीं मेरी। तो 91 के आसपास भी नहीं, 91 के बहुत बहुत लंबे समय बाद मेरा जन्म हुआ था। तो वो दौर मैंने भी किताबों में देखा है और आपने भी किताबों में देखा है। वो 91 का कोल्ड वॉर का दौर देखना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आप लोगों ने देखा कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। अब दो ध्रुवीयता का अंत होने के बाद सोवियत संघ पे वहां के सिस्टम को बदलने के लिए, वहां प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करा गया था, जबरन लादा गया था। शॉक थेरेपी ला दी गई, नहीं ला दी गई, तुम यहां से लोन लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर दो, तुम ये सारी फैक्ट्रियां, सरकार की फैक्ट्रियां बेच दी जाएगी। तो सिस्टम को बदलने के लिए, आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या जबरन दबाव बनाया गया, जबरन नीतियां ला दी गई। अब अपन शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि जो प्रभाव होता है वो कई किस्म का हो सकता है। वस्तुओं का प्रभाव हो सकता है, हम वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं, हम वस्तु खरीद सकते हैं, हम वस्तुएं विदेशी मार्केट में बेच सकते हैं। पूंजी का हो सकता है बेटा, हम कैपिटल खरीद सकते हैं, कैपिटल बेच सकते हैं, ठीक है। कैपिटल में क्या आ जाता है, आपकी कोई संपत्ति भी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने किसी बाहर की कंपनी से टेक्नोलॉजी खरीद ली, तो ये क्या करा, हमने पूंजी हमारे पास आई है। हमने किसी बाहर के देश को टेक्नोलॉजी बेची है, तो वो पूंजी यहाँ से गई है, कैपिटल यहाँ जो असेट है वो गया है। जनता अथवा विचारों का भी प्रभाव हो सकता है। तो जनता, तो लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते ही हैं, ये आपने सुना ही है। और इसी के साथ क्या क्या होता है कि विचारों का भी प्रभाव होता है बेटा, आइडियाज भी हमारे फ्लो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारे आइडियाज भी जाते हैं। हम आइडियाज को भी वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में इंक्लूड करते हैं। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहां होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। तो वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। इजाफा का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है कि साहब हमारे देश में सामान बन रहा है, हम पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में जो सामान बन रहा है वो हम लोग भी खरीद रहे हैं। तो आज हमारे बीच में वस्तुओं के जो व्यापार है ना, व्यापार में लेना और देना दोनों आते हैं बेटा। सिर्फ देना देना या लेना लेना नहीं आता, दोनों, हम खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ये व्यापार है। तो व्यापार, वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है, हमने खरीदा भी है और हम लोगों ने बेचा भी है। और यही तो कारण है कि आज हमारे पास वस्तुओं की हजारों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ये वाली नहीं, ये वाली खरीद लूं, इस कंपनी की नहीं, इस कंपनी की खरीद लूं, ये वाला फीचर ज्यादा अच्छा है, ये वाली चीज खरीद लूं। इस प्रकार से पहले क्या हुआ करता था कि आयात पर प्रतिबंध लगाया करते थे देश। प्रतिबंध कैसे, जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, प्रतिबंध दो प्रकार के हैं। जैसे एक तो आप मान लीजिए टैरिफ, टैरिफ को हम आयात शुल्क भी कहते हैं बेटा, आयात शुल्क कहा जाता है, कभी कभार प्रशुल्क जो है वो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब बाहर से कोई सामान आता है तो सरकार टैक्स इंपोज करती है। अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, इसका मतलब है वो सामान यहाँ महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, वापस लौट जाएगा। मतलब सरकार ये दर्शाना चाहती है कि हम आपका सामान नहीं खरीदना चाहते, ले जाओ, भग जाओ ऐसे। दूसरी तरफ सरकार कोटे का प्रयोग करती थी, कोटा, कि साहब हम लोग इतना ही सामान मंगवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मंगवाएंगे। तो ये जो आयात प्रतिबंध लगाए जाते थे या व्यापार प्रतिबंध जो लगाए जाते थे वो इस प्रकार से लगाए जा रहे हैं। और 1990-91 से पहले भारत में भी यही स्थितियां थी। भारत आयात शुल्क ज्यादा लगाया करता था, प्रशुल्क ज्यादा लगाया करता था, कोटा जो है वो ज्यादा लगाया करता था। ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा। ये से मार्केट की तस्वीर आपको दिखाई गई। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कई कम प्रतिबंध है। तो वस्तुओं का व्यापार इजाफा हुआ है, वस्तुओं पर जो सरकारें पहले प्रतिबंध लगाती थी, जो रोक टोक, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, वो कम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पूंजी की जो आवाजाही है उसमें भी परिवर्तन कर दिया सरकार ने कि साहब अब पूंजी की आवाजाही पर भी क्या है, कम रोक टोक लगाएंगे, ज्यादा रोक टोक नहीं लगाएंगे। ये पूरे विश्व के हिसाब से कहा जा रहा है, सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं। भारत का तो मैं आपको एडिशनल एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि भैया उस समय ऐसा हुआ था, 1950 से 90 तक ये हुआ, फिर 90 के बाद स्थितियां बदली हैं, एलपीजी का रिफॉर्म्स आए, सुधार आए, और उसके बाद वैश्वीकरण का दौर भारत में देखने को मिला है। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। अब सीधा सा इसका अर्थ अपन ये देख सकते हैं, जो धनी देश के निवेश करता है, मतलब जो अमीर देश है और उनके बड़े बड़े जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिनको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो अपना धन अपने देश के अलावा और कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अपना धन, अपना पैसा अपने देश के अलावा और कहीं पे भी लगा सकते हैं। खास करके लोग क्या करते हैं, विकासशील देशों में लगाते हैं।
अब विकासशील देशों में क्यों लगाते हैं? विकासशील देशों में देखो, सबसे पहली बात तो वहां पैसा लगाएंगे तो इनको क्या, सस्ते में जो श्रम है ना, लेबर है ना बेटा, वो सस्ते में मिल जाती है, सस्ते में श्रम मिल जाती है। श्रम सस्ते में मिलना ही ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है, एक तो पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि अब जो विकासशील देश है उन्होंने कोई ज्यादा विकास करा नहीं होगा, तो जो उनके संसाधन है ना वो अनयूज्ड होंगे, मतलब उन्होंने अभी तक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करा नहीं होगा, मतलब फ्रेश से संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिमाग हमारा, ठीक है, हम ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। जब ऊपर जाएंगे वापस जिस दिन, तो भगवान बोलेगा चेक करो भाई, चेक करो कितना दिमाग, अरे मालिक, भगवान को बोलेंगे अरे मालिक इसका तो पूरा दिमाग है, इसने यूज ही नहीं करा, बिल्कुल फ्रेश दिमाग है, ये उठाओ दूसरे का भी डाल दो। बिल्कुल फ्रेश माल है, कोई चेंज नहीं है, 0% यूज करा है ना। जैसा अपन लोग, कुछ बच्चे नहीं होते किताबें खरीद तो लेते हैं, ओ भाई साहब जैसी किताब लेकर के आए ना वैसे अगली साल वापस लौटा देते हैं, उस पर एक पेंसिल नहीं चली हुई होती है, उस पर और कुछ नहीं चला होता, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश लौटा दिया। तो यहाँ पर वही बात है, संसाधन इस्तेमाल करे ही नहीं है। जैसे बच्चे ने किताब यूज नहीं करी, आप लोगों ने दिमाग यूज नहीं करा, तो सस्ता श्रम मिल जाता है, संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और जो विकासशील देश होते हैं ना, उनमें सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि हमारे देश का विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो इसलिए सरकार भी समर्थन करती है, टैक्स में छूट देती है, आसान दरों पर जमीनें उपलब्ध कराती है कंपनियों को, ये फायदे उनको होते हैं। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रभाव आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। तो वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही है। तो अब देखो, राष्ट्रों की सीमाएं नहीं रही, इनकी बाधा नहीं रही कि साहब राष्ट्र की सीमा है, बाउंड्री है, उससे अब प्रभाव आबाद हो चुका है। किसका? विचारों के प्रभाव की यहाँ पे बात करें, जैसे इंटरनेट और कंप्यूटर, या किसका उदाहरण मान लो, आज इंटरनेट पर हम सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं लोगों से, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है हमारे। अगर वहाँ कुछ हो रहा है वो पोस्ट करेगा और हम देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ यार ये तो ग्रेट आइडिया है, हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए, ये जो चीज़ होती है ये तो बहुत अच्छी होती है। हम हमारे देश में एक राज्य का दूसरे राज्य से कंपेरिजन करके देख सकते हो, यार वहाँ तो ऐसा होता है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो आइडियाज का भी फ्लो होता है, प्रवाह होता है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। तो जितना फ्लो, जितना प्रभाव वस्तु और पूंजी का बढ़ा है, आयात निर्यात करना वस्तुओं का, पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये जितना बढ़ा है ना, उतना लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों की जो आवाजाही है ना, वो कमी हुई है मेरे। वस्तुओं का और परिसंपत्तियों की आवाजाही ये ज्यादा बढ़ी है, पर लोगों की नहीं, लोगों की कमी हुई है। क्यों कम हुई है? पहली बात तो हर कंट्री अपने जो आने पे, बाहर से देश के लोगों पे आने पे बहुत रोक टोक लगाती है, कानूनी प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आए और चला जाए यूं मुंह उठा करके, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि सुरक्षा का मामला है कि कल को कोई भी आ गया और हमारे सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा गया, हमारे देश को नुकसान पहुंचा गया, तो बड़ी चिंता का बात हो जाएगी। इसलिए हर देश थोड़ी सी रोक टोक लगा करके रखता है। कुछ जो विशेष ही लोग होते हैं उन्हीं को एंट्रेंस वहां पे दूसरे देशों में दी जाती है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखे हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे ना त्याग ले। अब देखो, जो विकसित देश है वो वीजा की पॉलिसी अपनाते हैं कि साहब आपको यहाँ आना तो वीजा लेना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा आसानी से हर किसी को मिलता नहीं है। और ये जो कह रहा है ना, अभेद बनाए रखे, अभेद का मतलब क्या होता है? जिसको भेद ना सके, ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। तो ये जैसे उनकी सीमा है, तो इसमें एंटर ना हो सके, ठीक है, इसको हटा करके एंटर ना हो सके, तो आपको वीजा लेना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट है उसका पूरा करना होगा, क्योंकि कल को कोई भी व्यक्ति वहां आएगा, वहां काम धंधा करने लग जाएगा। अब वहां जब आप बाहर के लोग काम धंधा करने लग जाओगे, तो फिर जो वहां के लोग हैं वो क्या करेंगे? आप याद करिए, जो यूरोपियन यूनियन है, उस यूरोपियन यूनियन को क्लियर हम लोगों को करना होगा। तो नागरिक विकसित देशों के आकर कई नागरिकों के नौकरी धंधे ना त्याले, तो वो नौकरी धंधे ना त्याले, इसलिए मेन ये कारण होता है कि वीजा पॉलिसी लगा करके रोक टोक लगाती है। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुरक्षा का मुद्दा है उसको भी हर देश की जो सरकारें हैं वो बड़ा ध्यान रखती है। और एक याद करिए बच्चों, अपन ने यूरोपियन यूनियन का टॉपिक पढ़ा था। यूरोपियन यूनियन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक ऐसी संधि करी गई थी, आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सी संधि थी। एक ऐसी संधि करी गई थी जिस संधि के तहत क्या था कि बाउंड्रीज को हटा दिया जाए,
और इस देश का व्यक्ति उस देश में, उस देश का व्यक्ति इस देश में आए जाए, व्यापार करे, रहे, घूमे फिरे, मस्त रहे, खाए पिए, आ जाए। काफी देशों ने उस संधि पे साइन करने से मना कर दिया था। बोले यार अगर कोई भी देश है, अब जैसे वो है पूर्वी यूरोप के देश है, वो तो अभी विकासशील है, वो तो वहां से आजाद हुए, तो वो तो कल को विकसित देशों में आएंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, काम धंधा करके चले जाएंगे, तो गलत काम हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं अपनाते हैं। तो इस प्रकार से अपनाने से मना कर दिया था। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। देखिए, अब वैश्वीकरण के परिणामों को सोचते हुए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि एक समान नीति, अगर आप एक जैसी नीति अपनाओ तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी एक जैसा बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, दो बातें हैं बेटा। पहली बात तो यह है कि कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी जो है ना, वो डिपेंड करती है कंडीशन पर, सिचुएशन पर, स्थिति पर, कि वहां की स्थिति कैसी है, वहां की कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन स्थिति जैसी होगी उस हिसाब से अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप कंडीशन स्थिति के हिसाब से वहां पे लगा रहे हो, उसी हिसाब से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से आपको बेनिफिट देखने से। सेकंड में मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जब हम लोगों ने नोटबंदी करी थी 2016 में, भारत सरकार ने नोटबंदी करी, भारत सरकार की नोटबंदी सफल हुई। उसी समय कोई एक देश है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उस देश ने भी नोटबंदी करी थी। उसने 2 से 3 दिनों में वापस फैसला ले लिया, साहब हम नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं समझ पाया। अब आप एक जैसी नीति अपनाओ और उसका एक जैसा परिणाम हो, एक जैसा रिजल्ट हो, जरूरी तो नहीं है कि उसका एक जैसा रिजल्ट हो। वो स्थितियों पे वहां पे निर्भर करता है कि कंडीशंस कैसी है। अब इसी के हिसाब से मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। अभी कक्षा 12 में, अब ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, रात में पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ता है, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो। पर अब मैं ये देखूं कि मेरा जो क्लास का टॉपर है वो तो रात को पढ़ता है, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक पढ़ता है, तो मैं भी आज से रात को पढ़ूंगा, मैं भी टॉपर बनूंगा या बनूंगी। ऐसा नहीं होता भाई। उसकी पॉलिसी, उसकी स्थिति, उसकी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो चुकी है कि वो रात को जग सकता है, सुबह स्कूल आ सकता है, फिर दोपहर में जाकर करके रेस्ट करके अपनी नींद को कवर कर सकते हैं। उसकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। अगर आपकी यह है कि सुबह 4 बजे उठ करके मैं मेहनत करूं, तो 4 बजे उठ करके पढ़ो। अब ये आपकी नीति है, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशंस पे निर्भर कर करके। तो एक जैसी नीति हो तो तुम भी रात को पढ़ो, मैं भी रात को पढ़ूं, तो तुम टॉपर हो तो मैं भी टॉपर बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। ये स्थितियों पे निर्भर करता है, ये फिर उसके बाद हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाया गया। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहां भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। तो अब वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियां अपनाई है, लगभग एक जैसी नीतियां अपनाई है, परंतु विभिन्न भागों में जिसके परिणाम है, जो उसके रिजल्ट है, वो बहुत अलग अलग हुए हैं। तो यहां पर भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से पहले अगर हम पूरा एक निष्कर्ष निकालें कि वैश्वीकरण बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, हम बोले वैश्वीकरण बहुत बुरा है तो बुरी बात है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक पूरा जो है निष्कर्ष निकाल ले कि हाँ साहब अच्छा है। जो मेरे लिए अच्छा है वो नहीं हो सकता कि वो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। तो अगर हमारे देश के लिए वैश्वीकरण अच्छा तो हो सकता है किसी के लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए बुरा है तो जरूरी थोड़ी सबके लिए वैश्वीकरण बुरा हो। तो हम यहाँ पर सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय क्या करेंगे, संदर्भ विशेष पर ध्यान देंगे कि संदर्भ देखेंगे कि क्या उस स्थिति में वैश्वीकरण सफल हुआ या नहीं हुआ। हम ऐसा नहीं कि हम एक हाँ भैया चलो हमें फायदा, हाँ वैश्वीकरण के बहुत बेनिफिट्स, हमें नुकसान, वैश्वीकरण तो बेकार ही चीज है, ऐसा नहीं। संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आज हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा, नो डाउट। भारत सोने की चिड़िया रहा, नो डाउट। भारत विश्व गुरु रहा, नो डाउट। पहले एक हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब चला करती थी बेटा, उसके शुरुआती एक चैप्टर था, उस चैप्टर के लास्ट में कुछ लिखा था, वो बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आज हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्राचीन भारत हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु है, सब बहुत अच्छी बात है, परंतु अब इसमें सिचुएशंस देखो। अगर हम आज के मौजूदा दौर में जो दलित समाज से जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अगर हम उनसे पूछे कि साहब आप प्राचीन भारत देखना चाहेंगे या आज का भारत, तो वो बोलेंगे नहीं साहब आज का भारत बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज हमारे पास अधिकार है, आज हम खुल करके जी सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम हमारे सपनों को उड़ान पूरी कर सकते हैं,
अत्याचार हमारे साथ नहीं होता है, होता है तो एक न्यायपालिका है, न्यायिक व्यवस्था है। पर अगर बाकी सबसे पूछा जाए तो बोलेंगे नहीं नहीं प्राचीन भारत अच्छा था। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है कि हम सिर्फ किसी एक के आधार पर कह दें कि नहीं नहीं प्राचीन भारत बहुत बेकार था या प्राचीन भारत बहुत अच्छा था? नहीं, यहाँ पे संदर्भ को देखना होगा। तो अब संदर्भ देखा कि जब दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से बात करें तो देखा कि हाँ यार बात तो सही है, इनके साथ तो अत्याचार होता था, तो गलत व्यवस्थाएं रही होंगी। इनके हिसाब से देखे, बाकियों के हिसाब से तो अच्छा रहा होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो अच्छी बातें थी ना उनको कंटिन्यू करें, और जो भी बुराइयां समाज में रही होगी उस समय, उन बुराइयों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हुए फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएं, फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। तो इसी प्रकार से हर संदर्भ में हम अलग अलग देख करके देखेंगे कि वैश्वीकरण सही है या गलत है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित है। अब देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जो जनमत है ना वो बड़ी गहराइयों में बढ़ गया है। जनमत का मतलब क्या है? जो लोग है उनका जो वोट है वो बढ़ चुका है कि साहब कुछ तो कहते हैं नहीं नहीं साहब वैश्वीकरण बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं साहब वैश्वीकरण बहुत बुरा है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो वैश्वीकरण जब से आया है तो सरकार ने कुछ अपनी जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच लिए हैं, और खास करके सामाजिक कल्याण वाली से। तो इससे क्या हो रहा है? सामाजिक न्याय से सरकार पीछे हो चुकी है, ये कुछ लोगों को चिंतित कर रही है, चिंता में डाल रही है। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं? जो वैश्वीकरण के विपक्ष में है वो लोग क्या कह रहे हैं? एक तो सरकार ने जो अपना हाथ खींच लिया है इन कामों से, उससे क्या है? चिंतित हो रहे हैं। दूसरी बात क्या बोली है कि एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा। जो बड़े लोग हैं उसका एक छोटा सा तबका है। अब देखो, आप मुझे बता दो, करोड़पतियों की जो संख्या है भारत में कितनी? कुछ गिनी चुनी है। तो वो छोटा तबका हो गया, छोटे से एक ग्रुप बन गया, छोटा सा कम्युनिटी बन गया। तो बड़े लोग हैं पर ग्रुप उनका छोटा सा है। तो यही कह रहे हैं कि जो बड़े हैं, जो छोटा सा तबका है उसको फायदा होगा। बाकी जो नौकरी करने वाला है, जन कल्याण की सुविधाओं के लिए जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, साफ सफाई, इन सब पर जो सरकार पे आश्रित रहते थे ना, अब उनके तो हाल बुरे हैं क्योंकि सरकार तो पीछे हो गई, सब कुछ प्राइवेट को सौंप दिया। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए। कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जाए। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार क्या करे? सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करे। मतलब ऐसे लोग जिनको आर्थिक वैश्वीकरण का नुकसान हो रहा है, दुष्प्रभाव उठाना पड़ रहा है, वो उस दुष्प्रभाव से बच सके, उसके लिए जो रक्षा है, जो कवच बनाकर करने का काम करे, वो सरकार करे। मतलब सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे, संरक्षण दे। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। अब कुछ का ये भी मानना है कि सिर्फ सामाजिक कवच क्रिएट कर देना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देना, ये काफी नहीं है, अपर्याप्त है। और भी सरकार को, और भी ज्यादा एफर्ट सरकार को लगाने चाहिए। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि समस्या की जड़ क्या है? वैश्वीकरण ही है। इस वैश्वीकरण को रोको। ये सिर्फ सरकार सपोर्ट कर देगी और कर देगी, ये नहीं, वैश्वीकरण को ही रोको। समस्या की जड़ तो ये वैश्वीकरण है, इसको रोको। क्योंकि इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है? जो गरीब देश है वो आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पे बर्बाद होने वाले हैं, और इस गरीब देशों में भी जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनकी स्थिति बुरी हो जाएगी, बदहाल हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पूर्ण उपनिवेशीकरण कहा। तो देखिए, अब कुछ अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि ये तो जो वैश्वीकरण का दौर है ना, ये तो फिर से एक उपनिवेशीकरण है। उपनिवेशीकरण का तो समझते हैं ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम बनाया, डचिस ने और किसी देश को गुलाम बनाया, इस प्रकार से बोले तो ये फिर से उपनिवेश हो रहा है। बोले फिर से उपनिवेश कैसे हो रहा है? तो बोले जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, उन बड़े देशों की कंपनियां दूसरे गरीब देशों में, विकासशील देशों में जाती है, अपनी फैक्ट्रियां लगाती है, इंडस्ट्री लगाती है, खूब प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस कमा रही है। तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों का प्रभाव उन देशों में बढ़ रहा है। वहां के संसाधनों को वो प्रयोग कर रहे हैं, वहां के स्थान को वो प्रयोग कर रहे हैं, वहां के लोगों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह कंपनियां उस देश में, गरीब देश में, विकासशील में अपना प्रभाव बढ़ा रही है, और वह प्रभाव बढ़ाकर करके कहीं ना कहीं अपना जो रोल है वो वहां इंपोर्टेंट प्ले कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक गुलामी वाला सा ही दौर है, उपनिवेशीकरण वाला ही दौर है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है।
आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। अब जो इसके समर्थन में है, जो इसके सपोर्टर है, वो क्या कहते हैं, इससे समृद्धि बढ़ती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, समृद्धि होगी, खूब पैसा धन दौलत आएगा और खुलेपन के कारण ज्यादा ज्यादा आबादी की खुशहाली होती है। खुलेपन का मतलब क्या है कि भैया यहाँ फिर अब रोजगार खुल जाएंगे, आप कोई भी काम धंधा कर सकते हो, कोई कंपनी आ सकती है, जा सकती है, उपभोक्ताओं के पास ज्यादा चॉइस हो जाएंगी, तो लोगों का जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा, बढ़िया जीवन लोगों का हो जाएगा। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है, इससे पूरी दुनिया का फायदा होगा। अब लगातार व्यापार बढ़ रहा है, तो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हर देश को फायदा होगा, वो भी अपना सामान बेचेगा, वो भी खरीदेगा, तो इससे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को ही फायदा होगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा बस कि आर्थिक वैश्वीकरण से फायदे और नुकसान दोनों है। नुकसान क्या है जो अभी विपक्षियों ने बोले, और फायदे क्या है जो अभी समर्थक बोल रहे हैं, वो फायदे दर्शा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण तो अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है, और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, और ये तो वैश्वीकरण तो इतिहास से चलता हुआ रहा है, और इस धारा को, इसको आप रोको, अवरुद्ध करो, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के मध्य मार्गी समर्थक, देखो अब क्या है, एक तो पूरे खुल कर करके विपक्ष में थे, गलत है, बेकार बेकार बेकार, एक है नहीं भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब कुछ क्या है, मध्य मार्गी समर्थक। मध्य मार्गी मतलब वो कमियों को भी मानते हैं और समर्थक भी है कि हाँ सब कमी है पर ठीक है, सपोर्ट में है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की है और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। तो वो मानते हैं कि वैश्वीकरण से कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, बट हम उनका बड़े ही ध्यानपूर्वक और पूरा बुद्धि का इस्तेमाल कर करके हम उनके चुनौतियों से लड़ें और वैश्वीकरण का सही लाभ उठाएं। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर वैश्वीकरण एक अच्छी घटना रही है। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। तो ये जो लास्ट में कहा गया है ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वैश्वीकरण की सपोर्ट की बात है। तो पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है, एक दूसरे पे जो निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस है, वो बढ़ी है। सरकारें एक दूसरे से ज्यादा जुड़ गई हैं, व्यवसाय के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े हैं, ज्यादा जुड़ाव अपना जो है वो महसूस लोग कर रहे हैं। तो इंटरकनेक्टिविटी हो चुकी है, एक व्यक्ति दूसरे से और दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। ओके, और आप जुड़िए इन कोर्सेज से बच्चों, जिससे कि आप लोगों के 100 में से 100 पूरे आए। ये कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज हैं, जिनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको हर क्लास की PDF, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर, जिससे आपकी तैयारी पे बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। कोर्स लेने के लिए इन 2 नंबर पर टीम को कॉल करें और ये आपका अपना एप्लीकेशन जिसको आप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को लेने से और इस ऐप को डाउनलोड करने से ना चूके। और बाकी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चरों में अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर अपना बुक और कोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्निंग शार्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है बच्चों, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।